नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं आज आपके सामने 3 शख्सियत का ज़िक्र कर रहा हूँ। सौम्या चौरसिया, छत्तीसगढ़ से आईएएस ऑफ़िसर। और फिर हम तमिलनाडु चलते हैं, चेन्नई से स्टेलिन बालाजी। और फिर सोनीपत आते हैं हम हरियाणा के पास, जहाँ पे सुरेंद्र पनवार जी। एक आईएएस ऑफ़िसर हैं, 2 नेता हैं, मतलब कि एक नेता जो मंत्री रहे हैं जयललिता में, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मंत्री रहे हैं, और सुरेंद्र पनवार। इन सब का एक रिलेशन है और इस रिलेशंस को बनाने के पीछे एक संस्था, एक एजेंसी का नाम आता है। उस एजेंसी को कहते हैं, आज के दौर में आपने बहुत सुना होगा, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ईडी ने इन सब पे पीएमएलए के तहत मुकदमा डरा। पीएमएलए क्या होता है? प्रिवेंटिव ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। अब मनी लॉन्ड्री क्या है वो समझ लीजिए, आप लोगों को पता होगा, पढ़े लिखे दर्शक हैं। मनी लॉन्ड्री यानी कि 2 तरह की मनी होती है, एक वाइट होती है, एक ब्लैक होती है। वाइट मनी वो होती है जिसमें हम टैक्स देते हैं और सरकारी खातों में वो दर्ज होता है। ब्लैक मनी वो होती है जिसमें हम टैक्स नहीं दिया जाता है और फिर उसको लॉन्ड्री के ज़रिए में, यानी कि उसको हम एक इस सूत्र से लॉन्ड्रर्स जो जो मनी लॉन्ड्री को करते हैं, ब्लैक मनी को ऐसे सूत्र में डाला जाता है कि जिससे वो वाइट में हो जाए। यानी कि जब सरकार उसका स्रोत पूछे कि कहाँ से ये पैसा आया है, तो आप बता सकते हैं। तो ये मनी लॉन्ड्री का होता है। ये पहले हिंदुस्तान में इसको हवाला कहा जाता होगा, आपने पढ़ा होगा, हवाला रैकेट। फिर यूएस से ये मनी लॉन्ड्री की टर्म निकली और लोग मनी लॉन्ड्री पर होने लगे। और इसका बड़ा अच्छा असर भारत ने पड़ा, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और ये कहा जाता था कि भाई करप्शन की आड़ में छोटी मछलियाँ आती हैं। ऐसा बातें होती थी कि करप्शन सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ने के लिए, छोटे लोगों का मतलब है कि भाई जिनकी आय कम है, जिनको ज़्यादा रसूख वाले नहीं है, ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उन लोगों को पकड़ने के लिए करप्शन सही है, उनको हम पकड़ लेते हैं। लेकिन जो बड़े टॉप में बैठे हुए हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है। मुझे याद है कि विनोद दुआ जी एंकर कहते थे कि हमेशा पेन दिखाते थे कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये देश में था कि भाई नीचे के लोगों को पकड़ लिया जाता है, बड़ी मछली नहीं होती है। और ये भ्रष्टाचार इतना लोगों के अंदर हुआ कि जब एक पार्टी, एक संस्थान, एक संगठन, एक आंदोलन ने जब इस चीज़ को मुद्दा बनाया कि भ्रष्टाचार को हम ख़त्म कर देंगे, तो पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। और देश की राजधानी के लोग तो ऐसे जुड़े कि उस पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और फिर दोबारा चुनाव हुए, तब भी 60 से ऊपर उनकी सीटें आईं। इतना भ्रष्टाचार का मुद्दा था और लोग इससे इतने प्रताड़ित थे कि कोई भी भ्रष्टाचार के बारे में कह दे कि भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करेंगे, उसको जीत मिल जाती थी। ये मुद्दा एक पार्टी ने उठाया, लेकिन 2014 में जब भाजपा आई, भाजपा ने भी कहा कि वो भ्रष्टाचारी को ख़त्म करेगी, पकड़ेगी, तो लोगों ने उनको पूर्ण सपोर्ट किया और उनको सत्ता में ला कर दिया। अब भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए एजेंसी को लगाया गया, और एजेंसी को लगाया गया तो पकड़े गए कई बड़े सफ़ेद पोश लोग। अब ये सफ़ेद पोश लोग पकड़े गए तो मीडिया में बड़ा चर्चा हुई कि भाई हाँ, सरकार काम कर रही है, सरकार ने अपना जो कहा था उस चीज़ को पूरा कर रही है। इस पर चर्चा होने लगी, बड़ी वाहवाही लूटी गई है। जो पूरा मीडिया है, जो आजकल का मीडिया है, जो सरकार से सवाल नहीं पूछता, वो सरकार की इस नीति की प्रशंसा करने लगा, जिसे लोगों ने भी सराहा कि हाँ भाई, ये सब चीज़ें सही हो रही हैं। लेकिन फिर एक आरोप लगने लगे, फिर एक दिशा बदलने लगी। ये जानने जाने लगा कि ये ईडी, सीबीआई कब एक्टिव होती हैं, जब चुनाव आ जाते हैं या जब कुछ काम होने वाला होता है। और इनका भ्रष्टाचारी तो हर तरफ है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पाप सिर्फ एक ही पार्टी के, एक ही कास्ट के, एक ही समुदाय के लोग करते हैं। गलत काम तो सभी लोग करते हैं। लेकिन जब ईडी और इन सब का निशाना एक पर्टिकुलर लोगों पर पड़ने लगा, तो वो शक के दायरे पे आने लगी और उन पे सवाल उठने लगे उस एजेंसी पर जिसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए लाया गया था। ये सवाल विपक्ष के नेता उठाने लगे, राहुल गांधी उठाने लगे, सबने लगे कि ईडी, सीबीआई और जो सरकारी एजेंसियां, इनको सरकार अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसी बहस होने लगी और सरकार ने इसमें तर्क दिया, सरकार के सारे बड़े बड़े मंत्रियों ने, कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये अपना काम अपने हिसाब से करती हैं और जिन पर होता है उनको पर ही ये
पकड़ा जाता है, उन्हीं पर ही शिकंजा कसा जाता है, ऐसे सरकार की तरफ से आने लगा। लेकिन काफ़ी टाइम से ये बढ़ने लगा और फिर ये मामला कोर्ट में जाने लगा। पहले ये मैं आपको ये बता दूं कि ये पीएमएलए केस में अब तक 10 साल का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 5,000 केसेस, 10 साल में 5,000 केसेस पीएमएलए में दर्ज किए गए, ईडी ने दर्ज किए गए। पर इसका रिजल्ट बड़ा दुखदायक है। केवल 40 लोगों को, तकरीबन 40 लोगों को ही कन्विक्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा जो न्यायालय है, उसने ये ईडी को कहा कि आप अपनी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, आप जिसे पकड़ रहे हैं उस पर प्रूफ तो दीजिए। अब यही मामला इन तीनों के साथ है। इन तीनों को पकड़ा गया, लेकिन इनके प्रति इनको जेल में रखा गया, लेकिन इनके लिए कुछ भी अपनी ना चार्जशीट तक भी शायद कहते हैं दाखिल नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट में फजीयत हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट का आपको बयान पढ़ के सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब पीएमएल के तहत दर्ज शिकायत की सुनवाई समुचित समय से अधिक लंबी चलने की संभावना है, समझ रहे हैं आप, तो संवैधानिक अदालतों को जमानत देने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने पर विचार करना होगा। यानी कि आपको छोटे कोर्ट जो अपने हाई कोर्ट तक के वहाँ पर हो जाता है, उनकी बेल नहीं होती है चीज़ों का, एक इसमें 7 साल की सज़ा होती है पीएमएलए में, जिसमें 1.5 साल 2 साल में सिर्फ वो बातें ही होती रहती हैं करते थे। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा है, इसका कारण ये है कि पीएमएलए की धारा 45(1)(2) सरकार को किसी आरोपी को अनुचित रूप से लंबे समय तक हिरासत में रखने की शक्ति नहीं देती। फिर से पढ़ता हूँ, लंबे समय तक हिरासत में रखने की शक्ति नहीं देती, खासकर तब जब समुचित समय के भीतर मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं होती। यानी कि आपने एक कर दिया, आपने आरोप लगाया, यानी कि भाई ये हैं, ये हमारे आदमी हैं, इन पे ईडी का मामला है, इन्होंने मनी लॉन्ड्री के ज़रिए पैसे का इधर से उधर किया हुआ है। जैसे सौम्या चौरसिया पे कोल का है, और ये आपका स्टेलिन बालाजी पर ये था कि भाई ये जब परिवहन मंत्री थे तो नौकरी देने के बहाने, ट्रांसपोर्ट पे नौकरी देने के बहाने इन्होंने किया। और जो आपका ये सुरेंद्र पनवार पर था, इन पे खनन का आरोप है कि 25,000 करोड़ का इन्होंने उस पर घपला किया। आपने कह दिया और आपने अरेस्ट कर लिया, आपने बुलाया, पहले उनसे बातचीत की और आपको लगा आपने अरेस्ट करके डाल दिया। निचली अदालत में पहले जाएंगे फैसला करने, वहाँ पे रिजेक्ट हो रही है इनकी ज़मानतें। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इतना समय तो उन्होंने इसमें काट ही दिया, आप कुछ कर ही नहीं पाए उसके बाद में। बेंच ने कहा कि समुचित समय क्या होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि आरोपी पर किस प्रावधान के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है और अन्य कारक क्या हैं। सबसे प्रासंगिक कारकों में से एक अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम सज़ा की अवधि है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नेता सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्री के एक मामले में जमानत देते हुए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के आपराधिक न्यायशास्त्र का ये सुस्थापित सिद्धांत है, जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इसके कई अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकती, ये सब चीज़ों पे बात हुई। और इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा फजीयत हुई है ये आपके सुरेंद्र पनवार के केस में। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने सुरेंद्र पनवार की गिरफ्तारी को अवैध बता दिया है, गिरफ्तारी को ही अवैध बता दिया कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने सुरेंद्र पनवार के खिलाफ 25 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्री केस को भी खारिज कर दिया है, अवैध बता दिया है। ईडी ने अवैध खनन मामले में कार्रवाई करते हुए पवार को अरेस्ट किया था इस सीट पर, जिसमें बीजेपी के जो नेता थे, कहा गया था और चीज़ों का बड़ा हुआ था। और फिर इसमें काफ़ी बवाल भी हुआ था। इसमें ये भी कहा गया था कि भाई कांग्रेस ने इनको टिकट क्यों दिया है, और शायद ये कांग्रेस समझती थी कि जब भी अब इलेक्शन होगा, जब भी कुछ बड़ा मुद्दा होगा, उसमें इनके लोगों के ऊपर ईडी की रेड, सीबीआई की रेड पड़ेगी, इससे इनको नहीं बदलता। इसी तरह से सौम्या
चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पर रिहाई मिली है। 21 महीने से सौम्या जेल में है, निलंबित अफसर है। कोल स्कैम में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इनको भी ज़मानत दे दी गई है। तो इस तरह से ये चल रहा था और इस तरह से सब ने हुआ है। तो पीएमएलए के एक्ट का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और अब देखना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो रहा है या भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, या दूसरी तरफ आईने के उस तरफ ही सारा भ्रष्टाचार है, या आईने में अगर हमें अपनी शक्ल देखी जा रही है तो उसका भी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फ़ैसला लिया, तो मुझे लगा कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है और किस तरह से चल रहा है। इसी तरह की खबर को समझाने का तरीका हम बताते रहेंगे, किस तरह से खबर है, उसका क्या मायने हैं और क्यों इस चीज़ों को लाया गया है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।